हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लोक स्टडी पे। तो आज का जो लेक्चर है वो एमसीक्यू लेक्चर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू है, असर्शन रीजंस है, उनको करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, समझेंगे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनमें, ठीक है। और कहीं पे भी आपसे कोई क्वेश्चन गलत होता है तो प्लीज़ एक बार आप जाके जितने भी लेक्चर्स है, हार्डली शायद 3 लेक्चर्स हैं, उनको जाके देखिए और जितने भी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये एक एनसीईआरटी का फिगर है, ABCDEF, ये आपके पास फिगर है और ये है आपके पास ऑप्शंस। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आपने चूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ए ओवम है, बी फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी और डी दोनों मोरुला है। ये 8 सेल्ड स्टेज है और ये 16 सेल्ड स्टेज है। ये आपको भी पता है ब्लास्टोसिस्ट है। एफ इज इम्प्लांटेशन। क्लियर है। तो अब देख लीजिए, हमने बोला था ए है ओवम, बी है फर्टिलाइजेशन और सी क्या था, सी था मोरुला, डी था ब्लास्टोसिस्ट। क्या ब्लास्टोसिस्ट था डी? नहीं। हमने बोला था कि डी भी मोरुला है और ई इज ब्लास्टोसिस्ट एंड एफ इज इम्प्लांटेशन। गेस्ट्रुला जैसी कोई चीज नहीं थी वहां पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की एक इमेज भी दिखा देता हूँ जो सेम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ई 8 सेल्ड स्टेज है और एफ इज 16 सेल्ड स्टेज, बट बोथ आर मोरुला, और ये ब्लास्टोसिस्ट और यहाँ पर इम्प्लांटेशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज सेवरल हार्मोन लाइक एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। किसके द्वारा ये चारों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? तो देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसको आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप क्वेश्चन देखते ही पकड़ लें। अब यहाँ पर देखिए, ओवेरियन हार्मोन दे रखे हैं लेकिन हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी हार्मोन नहीं दे रखे, ठीक है। हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से रिलेटेड हार्मोन यहाँ नहीं दे रखे, ओवरी से रिलेटेड दे रखे हैं जो कि हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और एचसीजी और एचपीएल तो प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, लेकिन प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन भी कुछ अमाउंट में रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरोन भी। तो मोर करेक्ट आंसर इज प्लेसेंटा, ठीक है। ओवरी से तो 2 रिलीज हो रहे हैं लेकिन हमें तो ये चारों देखने हैं ना, तो चारों रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से। फेलोपियन ट्यूब से कुछ रिलीज नहीं होता। पिट्यूटरी से सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच। क्लियर। चलिए, ये नीट 2016 का पेपर था, ठीक है, वो पेपर का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है। तो देखिए क्वेश्चन देख लिया आपने, ये रहे आपके ऑप्शंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यहाँ पर हम मैच करते हैं। देखिए फर्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ए का फर्स्ट, ए का यानी कि थर्ड हो गया। चलिए बी का हमारे पास ग्रेफिन फॉलिकल, क्योंकि एंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्शरी फॉलिकल, और वही आगे जाके ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा। तो ग्रेफिन फॉलिकल में इंटर्म देखने को मिलेगा। प्रोफेक्टोड्रम जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है फर्स्ट, और नेवन कण जो है ये स्पर्म के अंदर पाया जाता है। आगे देखेंगे क्या होता है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड टी का इज सेकेंड। चलिए, ए का थर्ड था, बी का फोर्थ था, सी का सेकेंड था और डी का फर्स्ट था, ठीक है। चलिए सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। ए का थर्ड था, ए का थर्ड था, बी का फोर्थ था और सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड, ठीक है। देख लीजिए चाहे आप, आपको लगेगा कहीं। देखिए डी का सेकंड था और सी का फर्स्ट था। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखिए ट्रोफेक्टोड्रम क्या होता है। देखिए ट्रोफेक्टोड्रम इज नथिंग, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन ब्लास्टोसिस्ट, अ वेरी अर्ली स्टेज एम्ब्रियो, इट इज़ अ क्रूशियल फॉर इम्प्लांटेशन। तो देखिए ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी जो सेल्स होती है उनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्रोफेक्टोडर्म। क्या होती है? ट्रोफेक्टोडर्म। और बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है ना। और इट इज़ द फर्स्ट टिश्यू टू डिफरेंशिएट इन प्लासेंटल मेमल। ये पहली टिश्यू होती है जो प्लासेंटल मेमल में क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। क्लियर है। अब आते हैं नेबनकन पे। तो देखिए इट इज़ अ टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन, इट इज़ ऑल्सो सीन इन सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ हेलिकल इन शेप, ठीक है। तो यहाँ पर नेबनकन इज अ टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेबनकन इज अ टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो सीन इन सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, हेलिकल इन शेप होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इट इज फॉर्म्ड इन स्पर्म, ठीक है। चलिए
अगला है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल हो पाएगा फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपने पढ़ लिया। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और फोर्थ में कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी एकदम लास्ट में। पढ़िए, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर स्टमक जंक्शन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का पार्ट होता है एम्पुलर स्टमक, नहीं ना? अब यहाँ पढ़िए, द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, विच इज करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड एंड थर्ड में देख लीजिए, स्पर्म ट्रांसपोर्ट इनटू सर्विक्स, क्या इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है? पॉसिबल। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजिना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ इस ओवम इन फैलोपियन ट्यूब, इस वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे क्रूशियल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ओवम एंड स्पर्म दोनों को साइमल्टेनियसली एम्पुलर स्टमक जंक्शन तक पहुंचना होता है फैलोपियन ट्यूब के, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाता है। ठीक है ना? अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके क्या पूछ लेगा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो एम्पुलर स्टमक जंक्शन। क्लियर? चलिए, और क्वेश्चन नंबर 5, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, वो हार्मोन बताइए जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और प्लेसेंटा के द्वारा निकलते हैं। तो HCG HPL तो देखिए एक में नहीं है, फोर्थ में, तो ये तो कट हो गया, 3 में है। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन का तो कोई काम ही नहीं है मेंटेनेंस ऑफ दी प्रेगनेंसी में, कट। ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और पार्चुलेशन डिलीवरी में हेल्प करता है, तो ये भी कट। बचा कौन? थर्ड इज करेक्ट, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम। अब इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा। आपने अपनी तरफ से कर लिया, जिनको ही पता था? चलिए कमेंट सेक्शन में बताना आपने किस किसने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया है। एक्टोड्रम एंड मीजोड्रम, ठीक है। एक्टोड्रम एंड मीजोड्रम जो है वो एमनियन का फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। एंडो नहीं, सिर्फ एक्टो और मीजो, ठीक है। नीट 2018 का क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्टो, मीजो और एंडो ये तीनों जर्माइनल लेयर होती हैं, ठीक है। और इन्हीं 3 लेयर से जितने भी एक ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में जितनी भी टिश्यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर होती है, वो फॉर्म होती हैं एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम में। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे लिखा रहेगा इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम मीजोड्रम, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोड्रम, ठीक है। अगर आप अपना 11th का भी जो फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे हार्ट हो चाहे किडनी हो, उनका लिख रखा है कि इनका ओरिजिन किस लेयर से हुआ है, मीजो, एक्टो, एंडो, ठीक है। समझ गए आप? तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कोलेस्ट्रॉम, द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, ठीक है। यहाँ तक एनसीईआरटी में दे रखा है, बिकॉज नहीं दे रखा, बिकॉज हमें पता करना है। बिकॉज इट कंटेन, क्यों इम्यूनिटी मिल रही है बच्चे को माँ के दूध से? क्योंकि इट कंटेंट नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजिस या फिर इम्यूनोग्लोबिन है। अब जिसने जो लेक्चर मैंने पढ़ाए थे उन्हें देखा है, उनको पता है इसका आंसर क्या है, IgA। बाकियों को भी पता हो सकता है, लेकिन जो लेक्चर में देख रहे हैं वो तुरंत इसको टिक कर देंगे कि IgA इज प्रेजेंट इन दी मिल्क ऑफ मदर, ठीक है। चलिए, इम्यूनोग्लोबिन है। अब एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कितना अच्छा टेक्निकली पूछा गया है कि सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है एग से कब रिलीज होती है, ठीक है ना। तो देखिए, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज। बताइए, 2019 में पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कर लीजिए जिन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा है, और बताएगा मुझे कि क्वेश्चन नंबर 8 किसने अटेम्प्ट करा है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट जो म्यूसिस फर्स्ट होता है प्राइमरी oocyte में, वो कंप्लीट कब होता है? क्योंकि सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte में सेकेंडरी oocyte बना जो है, उसके बाद जो म्यूसिस बने वो कब कंप्लीट होता है? और सॉरी, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उससे सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ठीक है। फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल से ग्रेफिन फॉलिकल, और ग्रेफिन फॉलिकल में क्या होता है, म्यूसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, और ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, प्राइमरी से बना हुआ सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, ठीक है। यहाँ तक फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जो सेकंड पोलर बॉडी है, मतलब म्यूसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है तब, ठीक है। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन इज द करेक्ट वन, ये वाला। एंट्री कर लेता है स्पर्म लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जो न्यूक्लियस है जो हेड पे होता है स्पर्म के वो, और जो सेकंड जो पोलर बॉडी बनने के बाद जो दूसरा न्यूक्लियस बना है सेकेंडरी oocyte में म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद, वो जब मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। समझ गए आप बात को?
देखिए मैं बताता हूँ क्या बोला मैंने। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो, ठीक है, और यहाँ पर फीमेल का एग जो सेकेंडरी साइट है उसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ, तो जो न्यूक्लियस बना वो, जब ये दोनों क्या करते हैं आपस में मिलते हैं तब जाके कहीं फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। समझ में आई बात। सिर्फ सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ स्पर्म के एग को फ्यूज करने से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन होता है जब दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि सेकंड पोलर बॉडी कब निकलेगी, जब वो सेकेंडरी साइट में क्या करेगी, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी। और वो कब कंप्लीट करेगी, जब उसे मिलेगा सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल कौन देगा उसे, वो देगा स्पर्म। क्योंकि स्पर्म में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल तो टैल बनाने में यूज हो गया और दूसरा सेंट्रियोल जो बचा था वो कहाँ गया, वो सेकेंडरी साइट में मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। आई बात समझ। तो देखिए जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया, फिर बोलूंगा, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। और एनसीईआरटी से उठाया, कहीं बाहर से नहीं उठाया, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए द एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर आफ्टर द स्पर्म एंटर्स द एग बट बिफोर फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट। दिस प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाय द स्पर्म एंट्री स्पेशली द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। वही जो भी मैंने बताया वही इधर लिखा गया है, बस यहाँ पर सेंट्रियोल का जिक्र नहीं है, ठीक है। जो कौन दे रहा है, स्पर्म दे रहा है, किसको दे रहा है, एग को। अब देखो मियोटिक डिवीजन यानी कि सॉरी माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। फिर से वही क्वेश्चन आगे घुमा के 2019 में पूछा, 2020 में पूछ लिया कि भैया सेकेंडरी oocyte में जो म्यूटिक डिवीजन होता है यानी कि म्यूसिस 2 वो कब कंप्लीट होता है, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, या फिर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन, या एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। बताइए। देखिए एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज द करेक्ट वन। समझ गए आप। अब यहाँ पे आ जाइए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन को रिलीज करता है। नीट का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। ग्रेफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, फीटस और यूट्रस। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज कर रहा है रिलैक्सिन। अब देखिए प्रेगनेंसी में ग्रेफिन फॉलिकल तो रहेगा नहीं, ठीक है। यूट्रस तो शुरुआत से ही है, तो क्यों रिलीज नहीं कर रहा था, दो तो कट हो गए। कॉर्पस ल्यूटियम और फीटस, ठीक है। लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस बनेगा, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि इसी की वजह से जो है जो एंडोड्रम है सॉरी एंडोमीट्रियम है वो शेड ऑफ नहीं करती, वो झड़ती नहीं है, वो मेंटेन रहती है, जिसके से इम्प्लांटेशन हो पाता है और बाकी की प्रोसेस आगे बढ़ पाती है। तो आंसर इज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। नीट 2021 का क्वेश्चन था, रिलैक्सिन कौन रिलीज करता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉर्पस ल्यूटियम। Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? बताइए। Increase in estrogen progesterone ratio, synthesis of prostaglandin, release of oxytocin, release of prolactin। बताइए कौन सा कंपोनेंट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन में इन ह्यूमंस। पार्चुरेशन आप सबको पता है, जब डिलीवरी होने वाली होती है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में उसको पार्चुरेशन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, जिससे फिटस बाहर आता है। अब बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नोट लिखा है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीटोक्सिन तो रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिंथेसाइज होते हैं, वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो में मिलता ही है, लेकिन प्रोलैक्टिन का रोल कहाँ होता है। देखिए ऑक्सीटोसिन के दो रोल है, एक मिल्क की क्या है सिक्रीशन में, ठीक है, और एक जो है कॉन्ट्रैक्शन में, और प्रोलैक्टिन का क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। प्रोलैक्टिन का कोई यूज नहीं होता पार्चुरेशन में। देखिए रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन का कोई यूज नहीं है पार्चुरेशन में, क्लियर। चलिए अब रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। बताइए स्पर्म बाइंडिंग के लिए मैमल्स में रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोना रेडिएटा में, वेटेलाइन मेम्ब्रेन पे, प्री वेटेलाइन स्पेस पे, जोना पेलुसिडा पे। रिसेप्टर्स पूछ रहा है ऑफ फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन कोरोना रेडिएटा, वेटलाइन मेम्ब्रेन, प्री वेटलाइन स्पेस और जोना पेलुसिडा। देखिए
अगर आपने एक पता नहीं क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 है या 3 है, उसमें मैंने कॉपी क्या नाम है कैपेसिटेशन के बारे में बता रखा। उसी कैपेसिटेशन वाले टॉपिक में मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि जब स्पर्म एग से फ्यूज करता है तो पहले कोरोना रेडिएटा से होता है, वो जोना पैलिसिडा से फ्यूज करता है, और जोना पैलिसिडा को डिसॉल्व करके प्री वेटलाइन स्पेस को क्रॉस करके वो मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है और आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या स्पर्म को बाइंड तो करना पड़ेगा ना, किससे बाइंड करेगा? इन मेमेलियन जो रिसेप्टर है फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मेमल्स आर प्रेजेंट ऑन। तो क्वेश्चन टिक कर लिया आपने, इसका आंसर है आपका जोना पैलिसिडा। क्या है आंसर? जोना पैलिसिडा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो स्पर्म है कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके, ठीक है, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके जोना पैलिसिडा पे जाके क्या करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन एक्टिवेट करता है और उसको डिसॉल्व करके प्री वेटलाइन को क्रॉस करके कहाँ पहुंचता है? मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte पे, उससे फ्यूज करता है और अपना कंटेंट कहाँ? सेकेंडरी oocyte में रिलीज कर देता है। समझ में आई? तो आंसर इज जोना पैलिसिडा। नीट 2021 का क्वेश्चन है ये, और सारे एनसीईआरटी से है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट से सारे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अभी आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए कहीं पे कि रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन कोरोना रेडिएटा, वेटलाइन स्पेस या वेटलाइन मेम्ब्रेन, प्री वेटलाइन स्पेस और जोना पैलिसिडा। तो आंसर इज जोना पैलिसिडा। ठीक है, चलिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, तो चलिए बताइए, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या सही है? बिल्कुल सही है। ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए हमें एंडोमेट्रियम ही तो चाहिए। सही है। रीजन क्या है, क्यों चाहिए? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। ये भी सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही, तो हमारे पास ऑप्शन ए फर्स्ट इज करेक्ट। नीट 2023 का क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको बताया। असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, ठीक है, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम की वजह से ही क्यों हो रहा है। समझ में आई बात? जबकि हमें पता है कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट कर जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो होती है वो ब्रेक कर जाती है। समझ में आई बात? मेंटेन नहीं रह पाती। अब एक और क्वेश्चन आ गया असर्शन रीजन का। देखिए, असर्शन क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। एनसीईआरटी की लाइन है, सही बात है, सही है। असर्शन है। रीजन क्या है? कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। क्या सही है ये? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और कुछ एंटीबॉडीज होती हैं। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन आप एक तरह से समझ लीजिए कि उसे बनी बनाई बोर्ड एंटीबॉडीज जो है वो मदर मिल्क के थ्रू फीड कराई जा रही हैं, दी जा रही हैं, जिससे क्या होता है उसकी इम्यूनिटी ही बूस्ट होती है। ठीक है, और न्यूबॉर्न बेबी की क्या होती है, जो रेजिस्टेंस है न्यूबॉर्न बेबी का फॉर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो क्या होता है, बिल्ड होता है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, A and R correct and R is the correct explanation of A is, ये फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है एंड AR इज करेक्ट, मतलब A जो है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन। इनिबिन के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनिबिन द सिक्रीशन ऑफ LH। ठीक है, is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of LH. Correct statement चुनिए हमें। Is produced by nurse cell in testes, inhibits the secretion of LH. Inhibits the secretion of LH and FSH and prolactin. Is produced by granulosa cell in ovary and inhibits the secretion of FSH. बताइए कौन सा सही है? नीट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनिबिन है ना, ये ग्रेनुलोसा सेल से ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल से ही ये प्रोड्यूस होता है। अब इनिबिट किसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनिबिट करता है आपके LH को। किसको इनिबिट करता है? LH को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, ये इनिबिट करता है FSH को, मेरे से गलती हो गई। इज प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH। अच्छा, याद आ गया। हाँ, देखिए, FSH का पूरा फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, है ना। तो जो इनिबिट होता है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है? सप्रेस करता है, इसके सिक्रीशन को इनिबिट करता है, रोकता है।
ठीक है ना, जिससे क्या होता है फॉलिकल्स की फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है ना। और प्रोड्यूस कौन करती है ना, ग्रेनुलोसा सेल्स इनको प्रोड्यूस करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुननी है, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, एक मिनट, नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, बताइए। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल, FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, LH ट्रिगर ओवुलेशन इन ओवरी। ठीक है, आपने पता लगा लिया कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए ये तो लास्ट वाला LH सर्ज की बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस की बात कर रहा है और करेक्ट है, थर्ड, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में बोलेगा कि LH जो होता है ट्रिगर करता है एंड्रोजन को फ्रॉम लीडिंग सेल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमने जो ग्राफ देखा था, ठीक है, ऐसे कुछ, और एक और था, ये हो गया हमारे पास LH और ये हो गया FSH, ऐसे दोनों चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, LH एक पीक अटेंड करता है और FSH भी एक पीक अटेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि LH एंड FSH ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, जबकि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, LH भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और FSH भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। और जब LH एक पीक अटेंड करता है तभी क्या होता है, LH सर्ज होता है। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज करते, डिक्रीज नहीं करते। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, बताइए। जो चेंज आता है GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी में इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनहिबिन, ठीक है। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या आंसर है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जिनके द्वारा जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी, GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कंट्रोल होती है बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कोज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सब जानते हैं, हाई लेवल ऑफ, ठीक है। एक मिनट, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कोज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल, लो कंसंट्रेशन ऑफ LH ना, लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। देखिए LH सर्ज का जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर ना हमें ध्यान से दिमाग लगाना पड़ेगा, LH सर्ज पे नहीं जाना, क्योंकि दोनों जो है, ये जो पिट्यूटरी हार्मोन है ये तो गलत हो गए। अब यहाँ क्योंकि दोनों पिट्यूटरी हार्मोन बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओवेरियन हार्मोन की, तो आपको पता है प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन तभी हाई होती है जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम तो बना नहीं है ग्रेफिन फॉलिकल के दौरान, तो यहाँ पर किसका लेवल बढ़ा होगा, सिर्फ एस्ट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग भी यूज करना है, ये नहीं कि जो पढ़ा है वही लिख देना है या उसी पर टिक कर देना है। अगर ऑप्शन में LH सर्ज नहीं है तो अब हमें ओवेरियन हार्मोन पे ऊपर जाना पड़ेगा कि ओवेरियन हार्मोन में से कौन सा हार्मोन ग्रेफिन फॉलिकल को मैच्योर करेगा और उससे ओव्यूलेशन कराने की क्षमता रखता है, तो वो है एस्ट्रोजन, क्लियर है। चलिए अब देखिए अगेन एक डायग्राम बेस्ड MCQ है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे PQRST दे रखा है, बस आपको इसको क्या है सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। देख लिया आपने, चलिए आपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया होगा। सही सीक्वेंस है RSPTQ, जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं उसी में, ठीक है, RSPTQ, क्लियर है। यहाँ पर अब ये सेल्स नेम भी देख लेते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटाइड, स्पर्मेजोआ, क्लियर हो गया। ये सर्टोली सेल्स थी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब देखिए यहाँ पर एक दिमाग यूज करने वाला क्वेश्चन है, फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 स्पर्म एंड 250 एग दे रिक्वायर्ड, हमें 1000 स्पर्म प्रोड्यूस करने, ठीक है, और 250 एग्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने, अगर 1000 स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं तो 250 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 250 प्राइमरी oocyte लगेंगे एग के लिए। अगर 1000 स्पर्म है तो 1000 स्पर्मेटाइड या 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या फिर 250 एग्स हैं तो 250 सेकेंडरी oocyte और 250 सेकेंडरी oocyte यहाँ पर दोनों पे है, या फिर सभी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव।
देखिए, आप भी जानते हैं एक स्पर्मेटोगोनियम से क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है एक या दो, बताइए, एक ही बनता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है, ठीक है। मियोसिस 1, मियोसिस 2। फिर क्या होता है, यहां पर होगा मियोसिस 2 और बनेंगे स्पर्मेटाइट, और इन स्पर्मेटाइट से क्या बनते हैं आगे, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक सेकेंडरी साइड से 4 स्पर्म बने, तो यहां पर अगर 25 चौके 100 होता है, ठीक है, तो अगर 250 ले ले तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 250 क्या मिलेंगे यहाँ पर, 250 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, ठीक है, 1000 स्पर्म रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि 250 स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, हमारे पास 250 स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे कितने, 500, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, फिर आगे जाके वो फर्दर डिवाइड करेंगे 1 से 2, क्या हो जाएगा, 1000 स्पर्म जो है फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। मैंने गलती से शुरुआत में सेकेंडरी बोल दिया था, तो अब करेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें हुआ मियोसिस 1, तो बने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उनमें हुआ मियोसिस 2, ठीक है, इससे बने 4 स्पर्मेटोजोआ। तो देखा जाए तो एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ से बने, और उन्हीं 4 स्पर्मेटोजोआ से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं, तो इसीलिए 250 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो होगा, 250 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो होंगे 1000 स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर 1000 स्पर्मेटेड बोले, तो 1000 स्पर्मेटेड से तो 1000 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे ना, क्योंकि वहां पर तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और मैंने क्या बोला कि सेकेंडरी 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो उनका तो दुगना ही होगा स्पर्मेटेड, है ना, और जितने स्पर्मेटेड है उतने स्पर्मेटोजोआ, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, उसके दुगने स्पर्म बनेंगे, तो अगर 500 है तो उसके दुगने 1000 स्पर्म बन जाएंगे। क्लियर हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि 250 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 250 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कहलाते हैं, और उन्हीं से 250 एक बनेंगे।